हेलो स्टूडेंट, मैं शिल्पा मैम आपकी हिंदी टीचर आपका कक्षा 8 में स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 में हम इस साल एनसीईआरटी की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत पढ़ रहे हैं। आपकी हिंदी पुस्तक का नाम है वसंत। आपके सिलेबस में वसंत जो पुस्तक है उसमें सबसे पहले क्या दिया है, पार्ट नंबर 1 में कविता दी गई है जिसका नाम है ध्वनि। पहली कविता जिसका नाम है ध्वनि। आज हम इस वीडियो से ध्वनि की शुरुआत करेंगे। इसका मतलब कविता की शुरुआत करेंगे। यह कविता का पार्ट 1 होगा। यह वीडियो कविता का पार्ट 1 होगा। कविता का नाम है ध्वनि। तो शीर्षक से हमें क्या पता चलता है? जो ध्वनि शीर्षक है उससे हमें क्या पता चल रहा है? ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़ या नाद। नाद। इस कविता के रचयिता का नाम कविता के नीचे दिया हुआ है। रचयिता का मतलब होता है कवि। इस कविता के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, जो निराला इस उपनाम से भी पहचाने जाते हैं। इनका उपनाम निराला भी है। इन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी भी कहते हैं और उनको निराला भी कहा जाता है। निराला जी का जन्म 11 फरवरी 1896 को वसंत पंचमी के दिन पश्चिम बंगाल में हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म? वसंत पंचमी के दिन पश्चिम बंगाल में। ये आधुनिक काल के कवि थे। आधुनिक काल के कवि होना मीन्स नए ज़माने के कवि थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचना की है। गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है, इसका अर्थ समझिए। गद्य का मतलब होता है जो आपकी पाठ्यपुस्तक में पाठ दिए रहते हैं, लेसन्स दिए रहते हैं, उस विभाग को गद्य कहा जाता है। और जो पोएट्री होती है, जो पोएम्स होती है, जो कविताएं होती है, उस भाग को पद्य कहा जाता है। तो निराला जी ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचना की है। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में हुई थी। ध्वनि कविता जो है वो कविता हम पढ़ेंगे और आपको भी ये कविता पढ़नी है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चाहे जितनी बार हो, आपको इस कविता को पाठ करना है। अब पहले मैं प्रस्तावना बताऊंगी कि ध्वनि कविता में कवि ने क्या बताया है और ध्वनि कविता किस पर आधारित है। तो ध्वनि कविता में कवि ने प्रकृति मीन्स नेचर, सृष्टि, प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण दिया गया है। कविता की भाषा सरल और भावपूर्ण है। कवि आशावादी दृष्टिकोण दिखाकर जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है। अब आशावादी दृष्टिकोण किसे कहते हैं? जो हमें होप रहती है, हम आशा नहीं छोड़ते, हम निराश नहीं होते। चाहे जितने भी मुसीबतें आए, जितने भी परेशानियाँ आए, कठिनाइयाँ आए, हमें आशावादी रहना चाहिए, हमें निराशावादी नहीं रहना चाहिए। तो आशावादी का विलोम शब्द होता है निराशावादी। तो आइए हम लोग पहले कविता पढ़ेंगे। शीर्षक है ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत। अभी न होगा मेरा अंत। अब पहली जो 4 पंक्तियाँ है कविता की, हम फिर से उसको एक बार पढ़ेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। अब यहाँ पे वसंत आया है। अब आपकी पाठ्यपुस्तक का नाम भी वसंत है, तो आप ये मत समझिएगा कि पाठ्यपुस्तक का नाम आया है वसंत। वसंत होता है एक ऋतु। अब यहाँ पे पहले जो 4 लाइन दी है कविता की, वो ऋतुओं के बारे में बताया है, वसंत ऋतु के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम वसंत ऋतु के बारे में जानेंगे। वसंत ऋतु में खास ऐसा क्या होता है? वसंत जो है हमारे भारत में 6 ऋतु माने जाते हैं। हमारे भारत में जो 6 ऋतु माने जाते हैं उनमें से वसंत यह ऋतु सबसे सुंदर माना जाता है। इसे ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। तो उनको वसंत को ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है?
क्योंकि वसंत ऋतु में प्रकृति, सृष्टि, नेचर जो है वह सुंदर दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली होती है, नए फूल खिलते हैं, पेड़ों पर नए कोमल से पत्ते आना शुरू होते हैं। आपने देखा होगा वसंत ऋतु में जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, हरियाली होती है, वो बहुत सुंदर दिखती है। नए नए पत्ते पेड़ों पर आना चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। नए फूल खिल जाते हैं, पेड़ों पर पत्ते आना शुरू होते हैं। और वसंत की यही विशेषता होती है, क्योंकि वसंत से पहले पतझड़ का मौसम होता है। अब पतझड़ का मौसम होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें सारे पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं। वृक्ष पत्तों के बिना सूने सूने लगते हैं। मौसम में रूखापन होता है ना। अगर कोई पेड़ हम लोग देखते हैं, उस पेड़ पे अगर पत्ते ही ना हो तो वो पेड़ कैसे दिखेगा। देखने के लिए उस पेड़ पे हमारी नज़र नहीं जाती, लेकिन अगर कोई पेड़ हरा भरा हो, पत्तों से लदा हुआ हो, उस पेड़ पर हमारी नज़र पहले जाती है। तो मौसम में रूखापन आ जाता है पतझड़ के मौसम में। प्रकृति रूखी सी दिखने लगती है। परंतु वसंत ऋतु आते ही जो सृष्टि है, प्रकृति है, एकदम तरोताज़ा हो जाती है। सुंदर हवा बहने लगती है, मौसम खूबसूरत हो जाता है। तो कवि ने यहाँ पर प्रकृति का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार वसंत के आने पर सब कुछ नया हो जाता है, उसी प्रकार कवि हमारी नई युवा पीढ़ी को यही बताना चाहते हैं कि हमें कितनी भी परेशानियाँ आ जाए, पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन यही हमारा ख़त्म हो गया है। हमारे जीवन में परेशानियाँ आती रहती है, अड़चनें आती रहती है, लेकिन कभी यहाँ पे नई युवा पीढ़ी होती है। नई जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी मीन्स जो यंग जनरेशन है, उनको यही सलाह देते हैं, यही कहना चाहते हैं कि जीवन में हमारे कितनी भी परेशानियाँ आए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन यही ख़त्म हो गया, या हमें कभी उस समय हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि रात के बाद दिन आता है, मीन्स रात के बाद दिन आता है, इसका मतलब परेशानियों का जो मौसम है वो ख़त्म हो जाता है। और जो आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, उस आशावादी दृष्टिकोण की वजह से जो नई सुबह होती है वो आशावादी ही दिखने लगती है। तो यहाँ पे कवि यही बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार वसंत के आने पर सब कुछ नया हो जाता है, जो पतझड़ में जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो पूरे पत्तों से लदे हुए नहीं रहते हैं। वो पत्ते झड़ने वाला जो मौसम होता है वो होता है पतझड़ का मौसम। लेकिन जब वसंत ऋतु आता है तो यही पेड़ पौधे नए तरीके से उगने लगते हैं, नई तरीके से दिखने लगते हैं। हम उनको पतझड़ में मरा हुआ समझ लेते हैं, लेकिन जब वसंत ऋतु आता है तब यही इन पौधों पर पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। तो कवि का कहना यहाँ पे यही है कि परेशानियाँ जितनी भी आ जाए, पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा यहाँ पे अंत हो गया है, मेरी यहाँ पे सारी जो आशा है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ करना है, हमें हमारे लक्ष्य को पाना है। अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य होता है, कोई एम होता है, उस लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम हार मान लेंगे तो हमारे लक्ष्य को हम नहीं पा सकेंगे। हमारे जीवन का अंत नहीं हुआ है। तो आइए कविता पढ़ते हैं, आगे की जो पंक्तियाँ है कविता की वो पढ़ते हैं। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में अभी अभी वसंत आया है और मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। देखो, सभी के जीवन में परेशानियाँ, कठिनाइयाँ आती रहती है। तो कवि के जीवन में भी यहाँ पे परेशानियाँ है, कठिनाइयाँ है, लेकिन कवि ने यहाँ पे हार नहीं मानी है। इसलिए वो कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में अभी अभी वसंत आया है और मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। अब यहाँ पे जो दिया है, वो जो लाइन दी है उसका मीनिंग मृदुल, मृदुल का मीनिंग होता है कोमल, कर मीन्स हाथ, कोमल हाथ। अब आगे की पंक्तियाँ देखते हैं हम लोग। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं।
कवि ने अपनी शरीर की तुलना प्रकृति के अवयव से की है। अब प्रकृति के अवयव क्या होते हैं? क्या क्या अवयव है प्रकृति के? प्रकृति के अवयव है हरे हरे पत्ते, कलियाँ, डालियाँ, फूल, फल, है ना। जैसे हमारे शरीर के अवयव होते हैं, हमारे शरीर के अंग होते हैं पैर, हाथ, आँख, नाक, है ना। तो प्रकृति के भी अवयव होते हैं। अवयव का शरीर के जो अंग होते हैं वो होते हैं हरे भरे पत्ते, कलियाँ, डालियाँ, है ना, फूल, फल। अब वसंत ऋतु के आने पर जैसे ये सब विकसित हो जाते हैं, वसंत ऋतु के आने पर ये जैसे प्रफुल्लित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं, उसी तरह कवि कहते हैं कि मेरा जो यह शरीर है, मेरा जो यह जीवन है, इस जीवन को मैं विकसित कैसे करूँगा। जैसे पेड़ अपने वसंत ऋतु आते ही अपने को विकसित करते हैं, खुद को विकसित करते हैं, तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि मेरा जो यह जीवन है, इस जीवन को मैं विकसित कैसे करूँगा। तो वो आगे वो कहते हैं, तो मैं अपने सपनों के मीठे हाथ फेरकर अपने जीवन में मैं नया सवेरा लाऊंगा। अपने सपनों के मीठे हाथ, मृदुल कर मीन्स मीठे हाथ, कोमल हाथ फेरकर अपने जीवन में मैं नया सवेरा लाऊंगा। जो भी मैं करना चाहता हूँ, जो भी मेरी इच्छाएं हैं, जो भी मैं बनना चाहता हूँ, उस स्वप्न को मैं पूरा करूँगा, और वह भी मेरे कोमल हाथों से। मैं अपना जीवन सार्थक बनाऊँगा। मैं जीवन में कभी भी हार नहीं मानूँगा। मुझे हमेशा आगे बढ़ना है। जैसे वसंत ऋतु आते ही हमारा जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है, वैसे अगर निराशा के बादल हट जाए तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आता है। तो आज हमने कविता का आधा भाग देखा है। इसका आधा भाग हम पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। आपको कविता घर में 2 बार 3 बार पढ़नी है और उसको समझना है और कविता को पाठ करना है। और आगे के वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि कॉपी में आपको कैसे कॉपी मेंटेन करनी है, कॉपी में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट पेज पे क्या लिखना है और उसके बाद में क्या सीक्वेंस रहेगा राइटिंग का, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में बताऊंगी। धन्यवाद।